मेरा नाम है सत्यम और स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब पे इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब में, जहां मैं आपके साथ शेयर करता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, माइक्रो प्रोसेसर हो, VLSI हो। ठीक है, मैं कंट्रोल सिस्टम इस यूट्यूब चैनल पे मैं लाने का प्लान ही नहीं कर रहा था, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इंटरेस्ट नहीं है मुझे कंट्रोल सिस्टम में। ठीक है, और इंटरेस्ट से बड़ी बात है ये कि मेरा ये फील्ड नहीं है। ठीक है, मेरा जो फील्ड है वो एम्बेडेड डिज़ाइन है। ठीक है, क्योंकि मैं एक एम्बेडेड डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, या आप हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर बोल सकते हो। ठीक है, तो वो मेरा फील्ड है। बट इस कंट्रोल सिस्टम बताने का मेरा ये पर्पस था कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के फील्ड में काम कर चुका हूं, और मैं एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हूं। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं वो हर एक चीज़ शेयर करूंगा जो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर को रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मैं कंट्रोल सिस्टम में भी ये बता दूँ, मैं फर्स्ट वीडियो में भी जो बनाया था कंट्रोल सिस्टम का, जिसमें मैंने ओवरव्यू दिया था पूरे कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ठीक है, कैसे क्या काम होता है। तो अब देखो, तो मैं केवल क्या करने वाला हूँ, मेरे जो इस यूट्यूब चैनल पे जो आ रहा है वीडियो कंट्रोल सिस्टम का, ये केवल टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस से रिलेटेड आएगा, क्योंकि टाइम रिस्पॉन्स ही मैं जितना भी काम किया हूँ कंट्रोल में, वो मेरे को सारा जो यूज़ हुआ है वो केवल टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ही यूज़ हुआ है। बट अगर बात करता हूँ कंपनी में, एक बार आप अगर चले गए तो उसके बाद फिर आपको इसकी नीड नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि कंपनी में जाने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में या आप रिटर्न पेपर दोगे, वहाँ पे आपका क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको मैनुअल करना पड़ने आना चाहिए। कंप्यूटर में क्या, कंपनी में क्या होता है कि वहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह आपको मिलते हैं, मैटलैब है, और सिमुलेशन के अलग अलग सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन के ऑटोकैड वगैरह आप पढ़ते हो, तो इन सभी चीज़ों का वहाँ पर यूज़ होता है, तो आपको वहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, वहाँ पर नीड नहीं होती कि आप मैनुअल कैलकुलेशन करो, बट हाँ, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस की वीडियो में आज मैं बात की, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में कैसे पैरामीटर्स निकालते हैं, बस इतना। फिर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, तो मैं एक आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं सबसे पहले। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये हमारा है इनपुट R ऑफ T। यहां से मैं एक प्लांट लेता हूं। ठीक है, G ऑफ S, या इसे आप OLTF भी बोलते हो। मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको बताया था। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिटी फीडबैक है, क्योंकि फीडबैक में केवल एक लगा हुआ है, मतलब यहाँ से CR/CD क्या है, 1 है। ठीक है, CR/CD क्या है, यहाँ से 1 है। इनपुट देखो मैंने R ऑफ T दिया, मैं पहला कंसिडर कर रहा हूँ फर्स्ट जो हमारा है, ये मान लो मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला मेरा ब्लॉक डायग्राम, इसमें मैं इनपुट जो ले रहा हूँ वो मैं स्टेप ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मैं R ऑफ T ले रहा हूँ दैट इज़ स्टेप, यानी U ऑफ T, यानी जो मेरा R ऑफ S हो गया वो क्या हो गया, दैट इज़ 1/S। ठीक है, 1/S हो गया। आउटपुट क्या होगा इसका, लैप्लास C ऑफ S। ठीक है, अब जब मैं इसका ट्रांसफ़र फंक्शन लिखता हूँ, ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, रेशियो ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट। ठीक है, दोनों का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लूँगा। ठीक है, तो C ऑफ S अपॉन R ऑफ S मैंने किया। इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आएगा, ट्रांसफर फंक्शन आपको पता होता है कि क्या होता है, G ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S इंटू H ऑफ S। H ऑफ S की वैल्यू 1 है, और पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि एक हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, निगेटिव फीडबैक है। तो अगर मैं लेता हूँ C ऑफ S अपॉन R ऑफ S इज इक्वल टू, इसको जब मैं आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरा G ऑफ S है वो मैं ले रहा हूँ G ऑफ S इज इक्वल टू 1/S टाउ। ठीक है, 1/S टाउ। ठीक है, 1 में क्या लिया, S टाउ लिया, 1/S टाउ लिया। अब मैं क्या करता हूँ, G ऑफ S की जगह पे जब पुट करूँगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज़ 1/1 प्लस S टाउ। ठीक है, हमारे पास ये क्या आया, ट्रांसफ़र फंक्शन आया। ठीक है, ये हमारा क्या आया, ट्रांसफ़र फंक्शन आया। ठीक है, अब देखो ये 1/S टाउ, अगर इसका मैं बात करता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या OLTF है। ठीक है, दिस इज़ माई OLTF है ना, और ये हमारा क्या आया, CLTF। ठीक है, ये हमारा क्या है, CLTF। अब देखो अगर मैं इसका पोल जीरो डायग्राम बनाता हूँ, आपको पता होगा पोल जीरो डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, पोल जीरो डायग्राम बनाता हूँ, तो पोल जीरो का मतलब क्या होता है, पोल अगर आपको निकालना है तो पोल क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर होता है, और न्यूमरेटर क्या होता है, 0 होता है। तो पोल निकालने के लिए क्या करूँगा, 1 प्लस S टाउ इज इक्वल टू 0 करूँगा, तो यहाँ से जो S की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 1/1 अपॉन टाउ। ठीक है, तो जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कहाँ आ रही है, -1/1 टाउ। ठीक है, यानी यहाँ पे आ रही है ना, यानी 1 टाउ। ठीक है, यानी ये क्या है, हमारा सिस्टम स्टेबल है। लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वैल्यू आएंगे, ठीक है, इस पॉइंट से जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वैल्यू आएंगे, इस साइड वो हमारे क्या बनाएंगे, स्टेबल होंगे। इस साइड हमारे क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। और अगर इमेजिनरी एक्सिस पे होगा तो ये हमारा क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। ठीक है,
तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन आया, ठीक है। अब ट्रांसफ़र फंक्शन अगर ये मेरा आ गया तो अब मैं इससे कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। इस ट्रांसफ़र फंक्शन को देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखो ठीक है, तो हमारा जो सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस आया था वो क्या हमारा आया था 1/1 प्लस एस टाउ, ये हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन आया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब मैंने आपको बताया था कि जो मैंने आर ऑफ एस लिया था वो हमारा क्या था, स्टेप था, यानी 1/s। मैं क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s इंटू 1 प्लस एस टाउ, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इस एस को, यहाँ पे जो एस का टर्म है इसे क्या करना है, आपको अकेले रखना है, मतलब इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाउ को कॉमन ले लेता हूँ, तो देखो 1/s इज इक्वल टू 1/s टाउ, ठीक है। 1/s टाउ जब मैं कॉमन लिया था, क्या बचा आपका एस प्लस 1/टाउ। इफ टाउ को मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, 1/टाउ इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 1/टाउ, ठीक है। अब जब इसे आप पार्शियल डिफरेंशिएशन या पार्शियल डेरिवेटिव की हेल्प से इसे आप ब्रेक करोगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 1/s माइनस 1/s प्लस 1/टाउ एस प्लस 1/टाउ, तरह से हमारा हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका जब लैप्लास इन्वर्स लोगे, ठीक है, लैप्लास इन्वर्स, तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा दैट इज सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1/s का होता है 1, और इसका जब क्या होगा, क्योंकि ये दोनों जब सेम है तो e टू दी पावर माइनस टी अपॉन और ये टाउ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसका इक्वेशन आ गया, ठीक है। टाइम डोमेन में हमारा जो इक्वेशन आया इस फंक्शन का वो क्या आया हमारा, सी ऑफ टी का, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। ये हमारा क्या रिजल्ट आया ना फर्स्ट ऑर्डर का स्टेप रिस्पॉन्स का, ठीक है। स्टेप मैंने इनपुट दिया था तो हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन आया। अब देखो इसमें अगर मैं टी की जगह पे अगर मैं जीरो पुट करता हूँ, मतलब इनिशियल जीरो मतलब एकदम लो, इनिशिएट कर रहा हूँ, अभी शुरू की करने वाला हूँ, तो जीरो पे चेक करता हूँ रिजल्ट क्या आ रहा है। जब जीरो पुट करूँगा तो ये ई टू दी पावर जीरो, मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ, ई टू दी पावर जीरो यानी जीरो, यानी 1 माइनस 1 इज जीरो, ठीक है। सी ऑफ टी इज इक्वल टू, अगर मैं इन्फिनिटी पे चेक करूँगा, इनफाइनाइट पे क्या होगा, तो ये 1 माइनस ई टू दी पावर इन्फिनिटी, ई टू दी पावर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 1, यानी ये पता चला कि जो आपकी वैल्यू जब जीरो थी, मतलब जीरो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, ये हमारा टाइम है, एक्सिस है, और ये हमारा सी ऑफ टी है ना, ये फंक्शन का ग्राफ है। अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है, देखो जब टाइम जीरो था, ठीक है, टाइम जीरो था मतलब यहाँ पे टाइम जीरो था, उसके बाद टाइम कहाँ आपका चला गया, इन्फिनिटी, मतलब बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी आगे तक ये चलते चला जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब देखो जब मैं इसे चेक कर रहा हूँ, प्लॉट कर रहा हूँ, तो जब टाइम जीरो था तो आपकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी, ठीक है। टाइम जीरो पे आपकी वैल्यू जीरो थी। अब जैसे टाइम को इंक्रीज करते गए, फाइनली क्या वो 1 पे आकर के ये वैल्यू सेटल हो गया, ठीक है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये वैल्यू यहाँ से आकर सेटल हो गया, ठीक है। यानी इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1, ठीक है। यानी ये वैल्यू 1 पे आके क्या हुआ, सेटल हो गया, ठीक है। 1 पे आके वैल्यू फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, फिर ये 1 पे ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक इस सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स का ये ग्राफ आएगा, फर्स्ट ऑर्डर का स्टेप रिस्पॉन्स का ये ग्राफ आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे आप पढ़ते हो डिले टाइम क्या होता है। अब देखो अगर मैं पहला पैरामीटर की बात करता हूँ तो हमारा होता है डिले टाइम, ठीक है। अभी डिस्कस करता हूँ, ओवर भी बता रहा हूँ। तो डिले टाइम क्या होता है, 0 to 50% रिच करना है। 0 to 50% का मतलब क्या हो रहा है कि 0 से लेकर के कहाँ जाएगा, 0.5 तक, ठीक है। यानी ये 0 से स्टार्ट होकर के 0.5, सपोज करो मैं मानता हूँ कि 0.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 0.5 है, ठीक है। तो ये हमारा 0.5 पे आया, यानी ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा आया 0.5 पे, जो हमारा वो डिले टाइम हुआ, ठीक है, टीडी। दूसरा पैरामीटर जो हमारा होता है वो होता है राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है, 10 to 90% को जो रीच कराता है उसे हम लोग बोलते हैं राइज टाइम, ठीक है। तो 10% तो हमारा होगा 0.1, यानी 0.1 ये कहाँ, यहीं पे कहीं आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, T1 में मान लेता हूँ इसे, ठीक है। फिर 90% तो 90% यहाँ होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, 0.9। तो अब 0.9 और 0.1 का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस वही तो राइज टाइम होगा, यानी इसे मानता हूँ T2। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा यही हमारा क्या होगा, राइज टाइम होगा।
थर्ड पैरामीटर आता है हमारा सेटलिंग टाइम, यानी टी सेटल हम लोग लिख सकते हैं। तो टी सेटलिंग टाइम का मतलब क्या होता है, अराउंड 99% तक रीच करा देना वैल्यू को, ठीक है। अब कितना परसेंट आपका एरर होगा वो अलग बात है, ठीक है। एरर जितना होगा उसको माइनस कर देंगे। मानता हूँ कि अगर मेरे पास 5% का एरर आ रहा है, तो 5% का एरर आ रहा है तो डेटा कितना ट्रांसफर होगा, 95% तो होगा ना, ठीक है। अगर 2% का एरर बैंड आ रहा है तो कितना होगा, 98% होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो सेटलिंग टाइम कितना होता है, 99, यानी ये वैल्यू कहीं कहीं यहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। टी जो होगा हमारा टी सेटल होगा, ठीक है। ये हमारा कितना होगा 0.99 पे, ठीक है। तो इस तरह से बेसिक आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। बट जो हमारा फाइनल ग्राफ आया था इस रिजल्ट का वो ये था। बाकी ये तो मैंने अलग से सब पैरामीटर के बारे में बात किया, ठीक है। आपको एक एक करके पैरामीटर बताता हूँ। अब कौन सा पहला पैरामीटर जो मैं लेता हूँ वो मैं क्या आपके साथ लेता हूँ, मैं डिले टाइम लेता हूँ, ठीक है, कि डिले टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये है हमारा डिले टाइम, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिले टाइम। डिले टाइम को टीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो जो आपका इक्वेशन आया था सी ऑफ टी, वो क्या आया था 1 - e⁻ टी अपॉन टाउ, ठीक है। डिले टाइम का डेफिनेशन क्या होता है कि जो स्टडी स्टेट होता है, स्टडी स्टेट का मतलब ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से, ठीक है, वो कितना रीच करेगा 50%, ठीक है। 0 to 50% रीच जो करता है फ्रॉम द स्टडी स्टेट वैल्यू, यानी 0 से, मतलब यहाँ से ये स्टार्ट करेगा, ठीक है, कहाँ तक जाएगा 50% ही रीच करेगा, मतलब पूरा नहीं करेगा। मान लो अगर ये जो मेरा ग्राफ था, ठीक है, ये ग्राफ जो मेरा था ये किसका था 1, ये मेरा था पूरा सी ऑफ टी के, इस पूरे इक्वेशन का ये ग्राफ था, ठीक है। मैंने क्या बोला 0 to 50%, ये आधा ही रीच करेगा ना, कंप्लीट तो 1 तक तो नहीं जाएगा, तो यहाँ तक ही ये रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा 0.5, ठीक है। अभी ये क्या रहेगा हमारा 0.5, यही मतलब होता है डिले टाइम, ठीक है। अब देखो इस डिले टाइम को अगर मैं थोड़ा सा बताता हूँ तो क्या हो रहा है, ठीक है। 0.5 है तो मैं 0.5, 50 को 0.5 क्यों लिखा, क्योंकि मैं परसेंटेज को कन्वर्ट कर दिया। देखो ना 50 डिवाइड बाई 100 करूँगा, इस परसेंटेज को चेंज करके 0 से 0 जाएगा तो 0.5 आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसे 0.5 में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब पुट कर रहा हूँ सी ऑफ टी का वैल्यू 0.5, ठीक है, इज इक्वल टू 1 - e⁻ टी अपॉन टाउ, ठीक है, हो जाएगा। 1 को इधर लाऊंगा तो ये क्या होगा हमारा 0.5, ठीक है, -1 इज इक्वल टू - टी अपॉन टाउ, ठीक है। इसे मैं हटा दे रहा हूँ, माइनस करूँगा तो क्या होगा -0.5 इन दोनों को इज इक्वल टू - टी अपॉन टाउ। इससे ये क्या है, वो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। जब माइनस से माइनस मैंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि देखो जो ये हमारा LHS होता है, ठीक है, ई जो होता है एक्सपोनेंशियल, जब ये LHS से RHS, ये RHS से जब LHS में आता है, ठीक है, जब इसको हम लोग क्रॉस करते हैं तो जो हमारा ई होता है वो अगले टर्म के लिए वो ln बन जाता है। जैसे ये देखो ई है, ई को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये हमारा ln बन जाएगा, ठीक है। ln 0.5 इज इक्वल टू -t अपॉन टाउ, ठीक है। अब देखो बात आती है ln और log में डिफरेंस क्या है। तो ln में जो हमारा होता है बेस, ठीक है, ln का जो बेस होता है वो e होता है, बट log का जो बेस होता है वो 10 होता है, ये याद रखना है, ठीक है आपको। तो ये ln में आया, तो ln 0.5 की वैल्यू क्या होगी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ln 0.5 की जो वैल्यू होती है -0.693, ठीक है, ये हमारी ln की वैल्यू होती है, इज इक्वल टू -t अपॉन टाउ। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, t को हम td लिख देते हैं ड्यू टू डिले टाइम, ठीक है। डिले टाइम के कारण टी को हम TD लिख दिए। अब TD जब लिख दिए तो हम रिप्लेस कर दो, यहाँ पर टी पुट कर दो, तो 0.693 इज इक्वल टू TD अपॉन टाउ, यानी जो हम लोग डिले टाइम निकाल रहे हैं TD की वैल्यू दैट इज 0.693 टाउ। ये हमारा होता है स्टेप रिस्पॉन्स का डिले टाइम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर स्टेप रिस्पॉन्स का जो डिले टाइम का रिजल्ट होता है वो होता है 0.693 टाउ। ये हमारे क्या होता है, रिजल्ट होता है डिले टाइम का, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा लेता हूँ डिले टाइम का, राइज टाइम, ठीक है। राइज टाइम का कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में सेकंड हमारा है राइज टाइम। राइज टाइम क्या होता है, राइज टाइम हम लोग उसको बोलते हैं या उस टाइम को बोलते हैं जो कि 10 to 90% रीच करता है, ठीक है। मतलब 0 सेकंड से स्टार्ट नहीं होगा, ये कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब मैं मानता हूँ कि चलो 5 सेकंड से स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में काम हुआ। तो उसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि हमारा राइज टाइम होता है वो 10 to 90% रीच करता है, ठीक है। 10% to 90% रीच करता है, ठीक है, वैल्यू फ्रॉम द स्टडी स्टेट वैल्यू 0 से। मतलब कि अगर इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसको मैं परसेंटेज को हटा देता हूँ फिर से, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। तो ग्राफ थोड़ा टेढ़ा उड़ा बन रहा है यार, ध्यान मत देना इस पर, बट मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। देखो यहाँ से
ठीक है, ये हमारा 1 है फाइनल, ठीक है 1.0 या 1 लिख देता हूँ, ठीक है 1, ये हमारा 1 पे हुआ, ये 0 है, ठीक है। बोल रहा है 10 to 90%, तो 10 का मतलब 0.1, ये कहाँ है, कहीं यहीं पे आएगा, तो ये हमारा हुआ 0.1, 90% तक जाएगा मतलब यहाँ तक कहीं जाएगा, ठीक है 0.9, ठीक है। अब देखो इससे मैं मानता हूँ T1, इसे मैं मानता हूँ T1, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये ना हमारा TR होगा, समझ रहे हो बात को, यानी जो TR होगा हमारा राइस टाइम दैट इज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 निकालेंगे कैसे, अभी आपको मैंने बताया कि C ऑफ टी जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स पे चल रहा है, अभी तो इम्पल्स पे गए नहीं है। स्टेप रिस्पॉन्स में जो C ऑफ टी का इक्वेशन होता है दैट इज 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t/2। मैं T1 निकाल लेता हूँ पहले, मैं T1 पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो T1 के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, कितना मैंने 0.1 लिया, तो 0.1 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t/टाउ, ठीक है 1 इधर आ गया तो माइनस 0.9, ठीक है इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस t/टाउ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ई को मैं जब इधर लेके आऊँगा तो ये ln में आ जाएगा, अभी मैंने आपको अच्छे से बताया। तो ln 0.9 इज इक्वल टू ई मेरा हट जाएगा माइनस टी, ठीक है। तो ln 0.5 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस 0.105, ठीक है, ये हमारे ln की वैल्यू होती है इज इक्वल टू माइनस t/टाउ, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इफ T1 टी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ T1 से, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 0.105 टाउ, ये हमारा क्या आ गया, T1 आ गया। T2 निकालता हूँ, T2 मैंने कितना लिया था देखो 9.9, तो 0.9 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t/टाउ, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड लिया 0.9 इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि 0.9 T2 के लिए हम लिए, ये हमारा आया। अब ln 0.1 की वैल्यू कितनी होती है इसे चेक कर, तो मेरा जो माइनस इस जो ln 0.1 आया इसकी वैल्यू आती है माइनस 2.301, ठीक है। तो मेरी टाउ की जो ln 0.1 की वैल्यू आई क्या आई माइनस 2.301 इज इक्वल टू माइनस t/टाउ, माइनस से मैंने माइनस कैंसिल कर दिया। अब t को मैं रिप्लेस कर देता हूँ T2 से, तो T2 इज इक्वल टू 2.301 टाउ, ठीक है, ये हमारा T2 आया। अब आपको राइस टाइम निकालना है, तो राइस टाइम का भी मैंने बताया कि क्या होता है T2 माइनस T1, तो कर दो कितना आपका है 2.301 टाउ माइनस T1 कितना है आपका, देखो T1 कितना निकाला था मैंने 0.105 टाउ, ठीक है। तो TR की जो वैल्यू आ जाएगी जो आ जाएगा दैट इज़ 2.19 टाउ आ जाएगा। TR को मैं अप्रॉक्सीमेट लिख सकता हूँ 2.2 टाउ, ठीक है। तो ये हमारा राइस टाइम आ गया है ना, 2.2 टाउ सेकंड आ जाएगा। टाउ की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जो आप कंट्रोल सिस्टम में स्टार्टिंग में ही पढ़ते हो कि हम लोग जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे कि 1 अपॉन आपका s+1 है, ठीक है। तो आप पोल जीरो डायग्राम ड्रॉ करते हो तो यहाँ इसका वैल्यू यहाँ जाएगा -1। अब क्या करते हो, इस वाले को टर्म को करते हो 1 अपॉन इसका जो डिनोमिनेटर होता है इसका कोफिशिएंट लेते हो, यानी 1 आपका आता है, ठीक है। अगर ये होता 2 होता आपका, ठीक है, 2 होता तो क्या आता है, ये आपका 2 होता तो ये -2 हो जाता। और मॉड के अंदर आप क्या लेते -2 1 अपॉन, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती 1/2 यानी 0.5, ठीक है। यानी ये वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब सिस्टम डिज़ाइन में यही होता है, इसकी वैल्यू अब जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे क्या होगा, ये आपके हमारा थर्ड पैरामीटर सेटलिंग टाइम है, ठीक है। सेटलिंग टाइम के लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं, एज इट इज़ इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले जो हम लिखते हैं, जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स का जो आउटपुट होता है वो हमारा C ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर -3 अपॉन टाउ होता है, ठीक है। अब देखो सेटलिंग टाइम होता क्या, सेटलिंग टाइम का मतलब ये होता है कि जब हमारा सिस्टम 0 से लेकर के अराउंड 99.9% तक जा करके ये क्या सेटल हो जाए, मतलब एक ऐसा वैल्यू आए जिसके बाद वो वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, अगर मैं एक गाड़ी की बात करता हूँ तो ये हमारा मीटर है, ठीक है, जिसकी स्पीड है 120 मैक्सिमम, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हमारी मैक्सिमम स्पीड है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इस 120 को ठीक है 120 किलोमीटर पर आवर जाने में सपोज़ करता हूँ मैं कि मैं 50 सेकंड का टाइम लेता हूँ। अब ये 50 सेकंड जाने के बाद 50 सेकंड के बाद ये 120 जाएगा। अब 120 के बाद क्या है 121 जाना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। मतलब क्या है कि ये जो अब जब इसका बनाओगे तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक टाइम आने के बाद, ठीक है, एक टाइम आने के बाद क्या करेगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। वही मैं इसमें बता रहा था कि 120 किलोमीटर, जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर आने के बाद क्या होगा, इसका वैल्यू 120 का स्पीड जो होगा ये 120 को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना 50 सेकंड है ना, तो ये 50 सेकंड के बाद क्या होगा, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसके बाद आपका टाइम लगेगा 50 से ये 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, लेकिन स्पीड क्या हो गया 120 कांस्टेंट हो गया, इसके बाद स्पीड चेंज नहीं होगा। तो बेसिक सेटलिंग टाइम का मतलब ये होता है कि हमें 0 to 99% या 99%
तक जाने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेटलिंग टाइम, की कब वैल्यू हमारा सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो जब इस इक्वेशन को मैं ले लिया तो 9, अब देखो यहाँ पे मैं देखता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ, एरर बैंड, इसमें एरर बैंड आता है, ठीक है। एरर बैंड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, देखो कि अगर हमारा सिस्टम, ठीक है, अगर 2% एरर आ रहा है, ठीक है, सिस्टम है भाई तो एरर तो आएगा। अगर 2% अगर मेरा एरर बैंड आ रहा है, ठीक है, तो 2% एरर बैंड आने के बाद जो आपका परसेंटेज में बनेगा वो कितना बचा आपका, 98%। अगर 1% एरर बैंड होगा तो 99%, ठीक है। अगर 5% एरर अगर आ जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 95% रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। अगर 6% अगर हमारा ठीक है, 6% अगर हमारा एरर बैंड हो गया तो 94% हमें क्या देगा, ये आउटपुट देगा, ठीक है, 94% तक जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर बैंड निकालते हैं। मैं 2% आपको क्या बताता हूँ, ठीक है, 2% का एरर बैंड जब हम लोग निकाल करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो 2% एरर बैंड मतलब 98% गया, 98% का मतलब 0.98 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। 1 को इधर लाऊंगा तो 0.02 इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। इसमें जब मैं ले लूँगा ln 0.02 इज इक्वल टू, है ना, माइनस टी अपॉन टाउ, ये माइनस में हो गया, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ln 0.02 का वैल्यू कितना होता है ये आप बताइए, ठीक है। तो ln 0.02 का जो वैल्यू होता है दैट इज माइनस 3.91 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी टी का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, 3.91 टाउ सेकेंड, ठीक है। यानी कि आपका 98% जो वैल्यू है, 98% रीच करने में उसको कितना टाइम लगने वाला है, 3.91 टाउ। इसी को हम लोग अगर राउंड ऑफ फिगर कर दें तो टाउ इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4 टाउ, ठीक है, 4 टाउ सेकंड, ठीक है। तो इतना हमारा क्या होता है, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, सेटलिंग टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देता हूँ। अब जैसे तो मैंने 98% के लिए लिया, अगर मैं लेता हूँ 95% के लिए, ठीक है, मैं अगर लेता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो 95% रीच करना चाहिए विद 5% एरर बैंड, ठीक है। 5% एरर बैंड, अगर उसमें एरर आ सकता है अगर 5%, तो 95% में हमको क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, ठीक है। अब अगर 95 के लिए लेता हूँ तो पुट करूँगा तो 0.95 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ। 1 इधर लेऊंगा तो 0.05 इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। ये माइनस में आया, 1 से कैंसिल हो गया, तो जब यहाँ से लेंगे तो ln क्या होगा, 0.05 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। ln 0.05 का वैल्यू कितना होता है, वैल्यू होता है माइनस 2.99 होता है, ठीक है। जो आपका ln 0.05 होता है उसका वैल्यू होता है माइनस 2.99, ठीक है, बाई माइनस टी अपॉन टाउ। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो टी आया इसी को हम लोग टी सेटल लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया आपका 2.99 टाउ सेकंड। इसी को अगर मैं राउंड ऑफ कर दूँ तो जो टी सेटलिंग का वैल्यू आएगा वो क्या हमारा आता है, अराउंड 3 टाउ, ठीक है। 3 टाउ ये हमारा इतना सेकंड आएगा, ठीक है, ये हमारे आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटलिंग टाइम आपको जितना भी एरर बैंड हो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात अगर मैं एक बात में बात करूँ तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें यही है, आपको इक्वेशन याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर का जो स्टेप का इक्वेशन होता है, स्टेप का जो जब इनपुट आप देते हो तो आपको आउटपुट मिलता है, उसका इक्वेशन आपको याद रखना है। तो इक्वेशन क्या है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2t। कुछ भी आपसे इसमें बात करें 5%, 10%, 90%, 100% के लिए बोलेगा तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए, उसको बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 2% पे कितना एरर बैंड होगा, 3% पे कितना एरर बैंड होगा, इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, तीनों पैरामीटर निकाला, फर्स्ट डिले टाइम निकाला, राइज टाइम निकाला, सेटलिंग टाइम निकाला, तीनों, ठीक है। मैंने क्या किया, तीनों का तीनों पैरामीटर आपके साथ कैलकुलेट करके बताया। देखो एक आपको बताता हूँ, ऑर्डर ऑफ टाइम कांस्टेंट। जैसे कि मैंने सबसे पहले निकाला था डिले टाइम, डिले टाइम जो मेरा आया था 0.693 टाउ आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया राइज टाइम आपका कितना आया था, अराउंड 2.2 टाउ, ठीक है। अब सेटलिंग टाइम जो होता है वो डिपेंड करता है आपके एरर बैंड पे, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे एरर लिया था, यहाँ पे 3 टाउ आया है ना, तो इस तरह से ये हमारे तीनों का तीनों में मैंने निकाला। अब देखो होता क्या है, जो आपका ऑर्डर ऑफ अगर मैं बात करता हूँ टाइम कांस्टेंट की, तो सबसे ज़्यादा जो टाइम मिलता है वो सेटलिंग टाइम, ठीक है, राइज टाइम, और सबसे जो कम होता है वो डिले टाइम। तो ये हमारे पास बेसिक ऑर्डर ऑफ टाइम कांस्टेंट है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंपल्स रिस्पांस का, फिर से तीनों पैरामीटर निकालूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाओ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.